जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? ठीक है। अच्छा, तो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने आज से सर्फ का स्टार्ट किया है। ठीक है। आप लोगों को याद होगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने शुरू में हमारे साथ ना ये जर्नी स्टार्ट की थी, कि हमने जो नए स्टूडेंट्स जो बाद में हमारी क्लास में शामिल हुए, इनके आने से पहले हमने सर्फ का ही स्टार्ट किया था। ठीक है। लेकिन फिर हमने दोबारा से पिछला सारा कुछ किया नए स्टूडेंट्स के आने के बाद, ताकि हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकें इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वापस से उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी गाड़ी रुक गई थी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछला किया है, उम्मीद मेरी यही है कि पिछले बार से भी और बेहतर किया होगा इंशाल्लाह। ठीक है। हमने ज्यादा सीखा होगा और ज्यादा प्रैक्टिस की है इंशाल्लाह। ठीक है। तो फायदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको हुआ होगा। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्फ। ठीक है। सर्फ। सर्फ क्या है? हमने पहले तो डिस्कस किया था, और वो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ उस वक्त शामिल नहीं थे, जो अब शामिल हैं। तो सर्फ क्या है? सर्फ अरबी जुबान में कहते हैं, और मैं सिर्फ अभी कहूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, आप गौर से सुनिए। ठीक है। सर्फ अरबी जुबान में कहते हैं किसी चीज को तब्दील करना, बदल देना, किसी चीज में तगय्युर आ जाना, बदलाव आ जाना, इसको अरबी जुबान में सर्फ कहते हैं। ठीक है। सर्फ। अब हमारे लिए सर्फ क्यों पढ़ना है? अब अरबी जुबान जब हम कहते हैं सर्फ, तो इससे क्या मुराद है? तो सर्फ क्या है? सर्फ अरबी जुबान में एक असल को लेकर, अरबी अल्फाज के हरूफ के असल को लेकर उनकी ऐसी शक्लें बनाना जिनसे कोई माना मकसूद मुराद हो। फिर से मैं बोलता हूं, और मैं इसकी मिसाल से एग्जाम्पल दूंगा आपको। अरबी जुबान में सर्फ कहते हैं अल्फाज के असल हरूफ को लेकर ऐसी मुख्तलिफ मिसालें तैयार करना जिससे कोई खास माना मकसूद हो। अभी भी अगर नहीं समझ में आए, मैं फिर से कहता हूं। ठीक है। अरबी जुबान में सर्फ, अरबी ग्रामर में सर्फ कहते हैं अल्फाज के असल हरूफ को लेकर मुख्तलिफ ऐसी मिसालें बनाना जिनका कोई खास माना मकसूद हो। अभी जो मैंने कहा है, इसको मिसाल के तौर पर समझते हैं, और ये मिसाल हमने पिछली बार भी ली थी, तो उसी को लेते हैं। इंशाल्लाह इसमें खैर है। ठीक है। चलिए। अच्छा, अब देखें, अरबी जुबान में एक लफ्ज है काफ, ता और बा। ठीक है। ये तीन हर्फ हैं, ये असल है। ये तीन क्या है? हर्फ असल हैं। का, ता, सॉरी, एक मिनट। हम्म, का यानी काफ, इसके बाद क्या है? ता और बा। ये तीन हर्फ हो गए। और ये क्या है? ये हमारे असल हैं। हमने इनको मान लिया कि ये मेरे असल हर्फ हुरूफ है, यानी ये मेरे, जिसको बोलते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। इन्हीं से मुझे अल्फाज को तैयार करना है। इन्हीं से मुझे अल्फाज को तैयार करना है। तो अरबी जुबान में सर्फ में जो ये जो असल हरूफ है ना, इन पर फोकस होता है कि ये हर्फ कौन कौन से हैं। तो हमने मिसाल के तौर पर काफ, ता और बा ले लिया। अब हम इस काफ, ता और बा से अब हम एक माना मकसूद मुराद लेंगे। ठीक है। माना मकसूद से मुराद क्या है? कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज ये कहनी है कि फुला ने लिखा, आपको ये बताना है कि फुला ने लिखा। ठीक है। फुला ने लिखा, या लिखने वाला है, लिखा नहीं, फुला लिखने वाला है। आपको ये बताना है कि फुला लिखने वाला है। तो आपको अरबी जुबान ये बताएगा कि आपको इसको इस तरह लिखना होगा, कातिबुन। कातिबुन यानी लिखने वाला। यानी हर्फ हमने वही असल लिए हैं, काफ, ता और बा। लेकिन अरबी जुबान कहता है
कि आपको ये बताने के लिए कि वो काम कोई करने वाला है, इसको आपको किस तरह कहना होगा? कातिबुन। इसी तरह अगर आपको ये बताना है कि जिस चीज को लिखी गई, यानी कातिब ने क्या लिखा, तो आपको कहना होगा मकतूबुन। मकतूबुन। इसी तरह अगर आपको ये कहना है कि कहां पर कहां पर ये काम हुआ, कहां पर ये लिखने का काम हुआ, तो आप कैसे कहेंगी? मकतबुन। मकतबुन। मकतब कहते हैं ऐसी जगह पर जिस पर या जहां पर या जिस वक्त में लिखा जाए, इसको मकतबुन कहते हैं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? देखिए, आपको अरबी जुबान ने एक कायदा बता दिया है कि जब भी आपके पास ये 3 हर्फ हों, ठीक है? जब भी आपका के पास ये 3 हर्फ हों, तो आप इससे इसी पैटर्न से दूसरे हर लफ्ज़ भी तैयार कर सकती हैं। आपके पास अगर अरबी में ये कायदा आपको अगर बता दिया जाए, तो आप दूसरे हुरूफ को लेकर भी हूबहू यही चीज़ें कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप ले सकती हैं अ, मिसाल के तौर पर श, र, ब। अच्छा, कातबा, ये जो 3 हर्फ थे, इनका असल क्या था? लिखने के माने में आता है। काफ, ता और बा अरबी ज़ुबान में लिखने के माने में आता है। इसी वजह से हमने सारा जो माना लिया था, ये लिखने से रिलेटेड था। मकतूबुन, जिसे लिखा जाए, कातिबुन, जो लिखता है, मकतबुन, जिस चीज़, जिस जगह या जिस वक़्त पर लिखा जाए, उसको मकतबुन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब शाराबा। शाराबा, ये अरबी ज़ुबान में ये हमने कैसे जाना कि काताबा लिखना का माना में है और शाराबा पीने के माने में, ये हम बाद में आएँगे। लेकिन अभी आप मुझसे ले लें कि शा यानी शीन, र और बा लिख ये पीने के माने में आता है, ठीक है? ड्रिंक करने के माने में आता है। अब शाराबा से अगर मुझे ये बताना है कि कोई पीने वाला है, तो मैं इसी पैटर्न को लेकर पीने वाले को क्या कहूँगा? शा शरीबुन। रा शारिबुन। शारिबुन, ठीक है? इसी तरह जिस चीज़ को पिया जाए, उसे मैं क्या कहूँगा? मशरूबुन। बिल्कुल उसी तरह, यानी अरबी ज़ुबान आपको वो पैटर्न बता देता है। सर्फ़ आपको वो पैटर्न बताएगा, जिसके ज़रिए से आप जो है ना, कोई भी सिमिलर माना का लफ़्ज़ तैयार कर सकती हैं, ठीक है? यानी ये इन दोनों में तशारुक है ना, यानी ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों चीज़ें की जा रही हैं। मकतूबुन में लिखा जिस चीज़ को लिखा जा रहा है, मशरूबुन में जिस चीज़ को पिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी अरबी उर्दू में लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है मशरूबात, कहते हैं ना मशरूबात यानी पीने वाली चीज़ें। तो ये उसी से है मशरूबुन, यानी जिसे पिया जाए। इसी तरह अगर पानी पीने की कोई जगह है, पानी पीने की कोई जगह है, तो उसे क्या कहेंगे? मशरबुन। तो कहने का मकसूद ये है कि अरबी ज़ुबान में ना सर्फ़ में क्या किया जाता है? एक असल को लिया जाता है। असल यानी ये मैंने जैसे का, ता और बा लिया था, शीन, रा और बा को लिया था और इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? हम अलग-अलग माने के अल्फ़ाज़ तैयार करते हैं। अलग-अलग माने के ख़ास अल्फ़ाज़ तैयार करते हैं और इनको तैयार करने का और कोई ज़रिया नहीं होता है। यानी अगर आपको ये कहना है कि पीने वाला है, कोई पीने वाला है, तो आपको उसको शारिबुन ही कहना पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है। आप इसे और कोई नाम नहीं दे सकते। पीने वाले को शारिबुन कहते हैं, लिखने वाले को कातिबुन ही कहते हैं अरबी ज़ुबान में और आपको इसी तरह लिखना होगा, ठीक है? तो सर्फ़ का जो सारा जो फ़ोकस है ना, वो इसी पर होता है। यानी बिल्कुल मैथ्स की तरह आपको एक फ़ॉर्मूला बता दिया जाएगा, उस फ़ॉर्मूला में आपको जो नंबर दिए जाएँगे, उसको बैठाकर आपको आंसर को लाना है। बस यही सर्फ़ है, ठीक है? अभी मेरी बात थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है? हो सकता है पूरी तरह ना समझ में आए क्योंकि सर्फ़ तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टॉपिक को पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को या किसी का कोई सवाल है अभी यहाँ पर? जी। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? अ, अल्फिया, अस्मा, आयशा, मरियम, रुक़ैया, तैयबा, अस्मा, फ़ारूक। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ज़हन में रखने वाली है, ठीक है? एक बात यहाँ पर ज़हन में रखने वाली है, वो क्या है कि फिर नहव क्या है?
नहव और सर्फ में क्या फर्क है? आप लोगों में से किसी को पता है? नहव जो अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले तक, जिसमें हम पढ़ते थे कि ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये हर्फ है, ये म सॉरी फ़ेल फ़ाइल नहीं, हाँ, फ़ाइल है, मफ़ूल है, हर्फ है, इस्म है, फ़ेल है, इस तरह की चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे ना, तो इसमें और सर्फ में क्या फ़र्क है? आप लोगों में से कोई जानते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है? अहम फ़र्क क्या है? नहव में नहव में जो ग्रामर असल ग्रामर जिसको हम कहते हैं और सर्फ में असल फ़र्क क्या है? आप लोग जी, रुकैया बोलो। तो जितना मुझे मैंने पढ़ा है, मतलब मेरी समझ पे, कि नहू जो है वो लफ्ज़ों में तग़य्युरात करता है और सर्फ जो है वो कलमों में तग़य्युरात करता है। मुझे इतना ही मालूम है। हुँ, ओके, काफ़ी टेक्निकल है। हुँ। अस्मा फारूक ने लिखा है, ये बात समझाने का तरीका, यानी किसके लिए आपने कहा है? नहव को आपने कहा है कि बात समझाने का तरीका है? अस्मा? अस्मा फारूक? अच्छा, सर्फ जो है ये बात समझाने का तरीका है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई क्लास में जो ट्राई करना चाहेंगी? कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने जो सर्फ के मुतालिक मुझसे सुना और नहव हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, इसमें आपको एक वाज़ेह फ़र्क क्या दिख रहा है अभी तक? हुँ, तो आपको मैं बता दूँ ज़्यादा देर ना करते हुए कि सर्फ में जी, ये और भी कुछ है, सर्फ में सीग़े बनाए जाते हैं। जी, सीग़े बनाए जाते हैं, ठीक है। सर्फ में असल जो सारा फ़ोकस होता है, वो इन अल्फ़ाज़ को बनाने पर होता है, ठीक है? कि कातबा से अगर लिखने वाला है तो कातिबुन, कातिब यानी इतना आपको लिखना है, कातिबुन यानी मिसाल के तौर पर एक कातिबुन एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है? ताकि बात समझ में आए। कातिबुन, लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिबुन। जी, कातिबुन, ठीक है? अरब सर्फ हमें ये बताएगा कि लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिबुन। लेकिन नहव क्या करेगा? नहव आपको बताएगा, अब आपके पास जब ये लफ्ज़ तैयार हो गया कातिबुन, ठीक है? तो अब आप जब इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगी, मिसाल के तौर पर आपको कहना है कि लिखने वाले ने लिखा, ठीक है? लिखने वाले ने लिखा, तो आप क्या कहेंगी? कतबा, लिखा, किसने लिखा? कातिबुन ने लिखा, है ना? कातिबुन ने लिखा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पर सर्फ क्या है और नहव क्या है? तो इसे आपको समझना है, ठीक है? हाँ, ग्रामर तो आप नहव को ही तो ग्रामर कहते हैं ना, तो ग्रामर नहव जो है वो ग्रामर बताएगा और ग्रामर नहव बताएगा तो फ़र्क कैसे समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि ये जो कतबा है, इसको कतबा जो लिखा जाता है, ये सर्फ की वजह से लिखा जाता है। कातिबुन को जो कातिबुन लिखा जाता है, ये सर्फ की वजह से लिखा जाता है। यानी इस पर का पर ज़बर, ता पर ज़ेर, ठीक है? बा पर दो पेश, ठीक है? ये कातिबुन जो लिखा गया है, ये सर्फ की वजह से लिखा गया है। लेकिन अब इस कातिबुन को कब कातिबुन लिखना है, कब कातिबन लिखना है और कब कातिबिन लिखना है, ये आपको सर्फ नहीं बताएगा, ठीक है? ये जो आखिर में जो हर्फ के ये जो एक-एक हर्फ है ना काफ, का, बा, नहव का सारा फ़ोकस आखिरी हर्फ पर होता है। इस पर कौन-सी हरकत आएगी? नहव आपको सिर्फ़ उन कायदों को बताएगा जिससे आप हर्फ के आखिर को सही अदा कर सकें। ठीक है? तो मिसाल के तौर पर जी, इसका एराब बताता है। तो मिसाल के तौर पर कतबा कातिबुन। अच्छा, लेकिन अब मुझे कहना है कि कातिब ने मकतूब को लिखा, यानी लिखी हुई चीज़ को लिखा, है ना? तो अब ये मकतूब को जब मैं लिखूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? कतबा कातिबुन, मकतूबुन लिखूँगा मैं। कातिब ने मकतूबन। मकतूब को लिखा। हाँ, अब आएगा नहव आ जाएगा, कहेगा नहीं, लफ्ज़ तैयार तो सर्फ़ ने करके मुझे दिया है मकतूबुन यानी जिसे लिखा गया। लेकिन जब नहव आएगा तो कहेगा नहीं, आप इस जुमले में इसको मकतूबुन नहीं लिखेंगी, आप इसे क्या लिखेंगी? मकतूबन। क्यों? क्योंकि ये मफ़ऊल है।
जिस पर फेल का असर हो रहा है, और जिस पर फेल का असर होता है वो कौन से हालत में होता है? नस्ब की हालत में होता है, यानी जबर के साथ आता है, पेश के साथ नहीं आता है। तो नहव आपको उन कायदों को बताता है जिससे आप लफ्ज के आखिर को सही अदा करें, ठीक है? और सर्फ ये बताता है कि जुमले को तैयार या वर्ड को तैयार कैसे करना है, जुमला नहीं, उस वर्ड को, उस कलिमा को तैयार कैसे करना है, चाहे वो इस्म हो या फिर फ़ेल हो, चाहे वो इस्म हो या फिर फ़ेल हो। सर्फ आपको इस्म और फ़ेल को तैयार करने का तरीका बताएगा, हर्फ को तैयार करने का तरीका नहीं बताता है। हर्फ यानी मिन, अला, अन, मिन, ठीक है? सुम्मा, ये सब को तैयार करने का तरीका सर्फ नहीं बताता है। सर्फ आपको सिर्फ़ उन चीज़ों के बारे में बताता है, जो इस्म हो या फिर फ़ेल हो, इनको तैयार कैसे करना है। सर्फ का ताल्लुक हर्फ से नहीं है। ठीक है? सर्फ का जो सारा डिस्कशन है, वो इस्म और फ़ेल को तैयार करने के मुताल्लिक है। हर्फ के मुताल्लिक इसमें कोई बहस नहीं है। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। या फिर किसी का कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकती हैं। ख़ासकर जो नए स्टूडेंट हमारी क्लास में दोबारा जॉइन हुई है, मरियम, अगर उनका आपका कोई भी सवाल है इसके मुताल्लिक। अ, और बाकी समझ में आया? अच्छा, ठीक है। और क्लास में अल्फिया हैं, अस्मा हैं, आयशा हैं, रुकैया हैं, तैयबा हैं। अस्मा फारूक ने तो बता दिया है। तो आ रही सबको समझ में आ रही है? जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले हिस्से पर, और ये बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, अरबी ज़ुबान में जब अरब ने, खासकर गैर अरब ने, अरब तो अरबी ज़ुबान कहते ही थे, लेकिन जब गैर अरब यानी अजमियों ने जब इसका जायज़ा लिया ना कि अरबी ज़ुबान में अल्फ़ाज़ तैयार कैसे होते हैं और किस तरह होते हैं, ठीक है? अरबी ज़ुबान में अल्फ़ाज़ किस तरह तैयार होते हैं, किस तरह हम कैसे समझें कि अल्फ़ाज़ को कैसे अदा करा जाए? यानी अगर मुझे कहना है कि लिखने वाला, तो मैं क्या करूँ? अगर मुझे कहना है कि लिखने की जगह, तो मैं क्या करूँ? अगर मुझे कहना है कि पढ़ने की जगह, तो मैं क्या करूँ? अगर मुझे कहना है कि सोने की जगह, अगर मुझे बताना है कि सूरज गुरूब होने का वक़्त, अगर मुझे बताना है कि सूरज के ज़वाल का वक़्त, अगर मुझे बताना है कि सूरज होने के तुलू का वक़्त, तो ये सब मैं कैसे अदा करूँगा? इनका कोई कोई तरीका है? अरब के यहाँ कोई इनका कोई पैटर्न है जिस पर वो अल्फ़ाज़ को तैयार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान इतनी टेक्निकल ज़ुबान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान में एक ऐसी चीज़ रखी है जिसको कहते हैं मीज़ान, ठीक है? मीज़ान यानी स्केल। वो मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन अभी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि गैर अरबों ने ये देखा कि उनके यहाँ, अरबों के यहाँ कम से कम 3 लेटर से कोई ना कोई लफ्ज़ कम से कम 3 लेटर से बना होता है। अगर वो इस्म हो या फ़ेल हो, तो याद रखिएगा इस्म और फ़ेल, हर्फ नहीं। अगर वो इस्म है या फिर फ़ेल है, तो कम से कम 3 हर्फ से तो वो ज़रूर बना होता है। उन्होंने देखा कि अरबी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, चाहे वो इस्म कोई भी ले लें या फिर फ़ेल ले लें, ये कम से कम 3 लेटर से बना होता है। कम से कम उसमें 3 हर्फ होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर कतबा में कितने हैं? 3 हैं, ठीक है? और अगर हम इसका फ़ेल मुज़ारे ले लें, तो कितने हैं? यक्तुबु यानी 4 हो गए, ठीक है? तो कम से कम वो उन्होंने देखा कि हर इस्म और फ़ेल में कम से कम 3 होते हैं। या तो 3 होते हैं, या तो 4 होते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं। उन्होंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अरबी ज़ुबान में हरूफ या तो 3 होते हैं, या तो 4 होते हैं, या 5 तक चले जाते हैं, ठीक है? किसी भी वर्ड में 3 से लेकर 5 तक ये हरूफ चले जाते हैं, लेटर्स चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनको अपना एक पैटर्न सेट करना था कि चलें हम एक ऐसा मीज़ान लें, एक ऐसा स्केल लें कि जब भी हम इस पर किसी लफ्ज़ को बैठाएँ, तो हम इसका पैटर्न बता सकें, ठीक है? अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है, एक ले लेते हैं कतबा,
एक ले लेते हैं कतबा, ठीक है। एक लेते हैं जलसा, जलसा। एक ले लेते हैं नसरा। एक ले लेते हैं नासिर, यानी सॉरी, एक ले लेते हैं, चलिए इन तीन को ले लें, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अब मिसाल के तौर पर ये तीन फेल माजी हैं, कतबा उसने लिखा, जलसा वो बैठा, नसरा उसने मदद की, ठीक है। अच्छा, इन्होंने देखा कि इन सब को अगर हम गौर करें तो ये एक पैटर्न पर हैं। ये सारे हरूफ, ये सारे वर्ड जो हैं एक खास पैटर्न पर हैं। ऐसा ही है ना, सब में देखें एक ही पैटर्न है, आ आ आ आ आ आ आ आ आ, ये आवाज आ रही है ना सब में, आ आ आ आ आ आ आ आ आ। तो उन्होंने कहा कि कम से कम तो अरबी जुबान में तीन हर्फ होते ही हैं, ठीक है, तीन हर्फ तो होते ही हैं। लेकिन कुछ वर्ड में चार भी होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं इसमें चार भी होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें पांच भी होते हैं। तो क्यों ना हम एक स्केल बना लें, स्केल यानी इन्हीं तीन हर्फ का, इन्हीं तीन हर्फ का कोई एक ऐसा कॉमन लेटर्स बना दें। मिसाल के तौर पर उन्होंने, अगर आप ये कह लें कि उन्होंने कतबा को ले लिया मीज़ान के तौर पे, यानी ये मेरा मीज़ान है, ये मेरा जिसको कहते हैं ना बट्टा, हमारे यहाँ जो स्केल में जो वज़न में जो बट्टा होता है ना, जिसको एक तरफ रखते हैं पल्ले पर और फिर दूसरी तरफ जिसको वज़न करना होता है उसको रखते हैं। पहले ज़माने में तो इस्तेमाल होता था हमारे जब हम छोटे थे, अब थोड़ा कम हो गया है। हाँ, तो उन्होंने उनको एक वो बट्टा तैयार करना था कि उसको एक जब तराजू में एक तरफ रखें और दूसरे को उसके साथ तौलें, तो जब वो बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मिसाल के तौर पर कतबा ले लेते हैं। तो कतबा जी, इसको अगर तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए, ठीक है? कतबा को, और इसके दूसरे पर जलासा को रखा जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे हैं, है ना? एक जैसे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर कतबा के साथ अगर यक्तुबु को रख दें, मिसाल के तौर पर यक्तुबु को, यक्तुबु, ठीक है? तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक हर्फ ज़्यादा है, एक हर्फ ज़्यादा है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो उनको एक एक बट्टा तैयार करना था, एक मीज़ान तैयार करना था, और इसके लिए उन्होंने कम से कम 3 हर्फ को चुना। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 को चुनते, तो जो 3 वाले हैं ना, वो इसके साथ मैच नहीं करते कभी भी। यानी मिसाल के तौर पर अभी अभी एक एक मिसाल लेते हैं, ठीक है? उन्होंने कौन से लिए 3 हर्फ? उन्होंने लिए फ़ा, पहले ये क्लियर कर देते हैं। उन्होंने कौन से हर्फ लिए? फ़ा, आइन और लाम। ये 3 हर्फ उन्होंने मीज़ान के लिए लिए। ये जो का, ता और बा है ना, इसके लिए उन्होंने क्या लिया? फ़ा, आइन और लाम। ये 3 हर्फ ले लिए, ठीक है? गौर से सुनिएगा। ये 3 हर्फ ले लिए। अब क्यों ये 3 हर्फ लिए? इसकी 2-3 वजह हैं। नंबर 1, गौर से सुनिएगा, नंबर 1 क्या वजह थी? फ़ा, आइन, लाम में अगर इसको हम मिलाकर लिखें तो ये क्या बनता है? फ़ा, आ, ला, फ़अला। यानी फ़अला का माना क्या हुआ? जैसे कतबा उसने लिखा, फ़अला उसने किया उसने। उसने किया, फ़अला का माना होता है उसने किया। तो फ़अला में एक अच्छी बात ये है कि ये फ़ेल में सबसे आम लफ्ज़ है, सबसे आम लफ्ज़ है। यानी आप किसी भी चीज़ को फ़ेल को ना फ़अला कह सकती हैं, यानी उसने किया। अब ये किया कुछ भी हो सकता है, खाया, पिया, सोया, उठा, बैठा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फ़अला रखने में सबसे आसानी ये थी कि फ़अला पर आप किसी भी फ़ेल को ला सकती हैं। फ़अला के पैटर्न पर आप किसी भी फ़ेल को ला सकती हैं, ठीक है? जलसा, कतबा, नसरा, यानी सब करने के माने में ही आएगा ना, क्योंकि फ़अला सबसे आम माना है, यानी इसमें सारे फ़ेल शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फ़अला उसने किया, कोई भी काम हो सकता है, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना कुछ भी हो सकता है। इस वजह से फ़अला रखने में ये आसानी थी कि उन्होंने किसी एक ख़ास फ़ेल को तरजीह नहीं दी है ना? यानी किसी, अगर वो कतबा रख लेते तो कोई कह सकता था भाई आपने कतबा ही क्यों चुना?
अगर वो जलसा रख देते तो वो कह सकते थे भाई जलसा ही को क्यों चुना आपने। तो उन्होंने इसको आम रखने के लिए इसको क्या किया, फ़ाआला, फ़ाआला रख दिया, उसने किया। ये 3 हर्फ से इन्होंने बना दिया, फ़ा, आइन और लाम, ठीक है? फ़ा, आइन और लाम। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए। फ़ाअला रखने में एक दूसरी हिकमत इनकी ये भी बताते हैं उलमा कि फ़ाअला रखने में तीनों जो मखारिज हरूफ है ना, जो जिनसे हर्फ निकलते हैं, ये तीनों शामिल हो जाते हैं फ़ा, आइन और लाम में। फ़ा में आपका जो होंठ का हिस्सा है, वो आ जाता है। आइन में जो हलक का हिस्सा है, वो आ जाता है। और लाम में जो वसत है, बीच का जो हिस्सा है, ठीक है? लाम को अदा करने में ये भी आ जाता है। तो ये फ़ाअला एक कमाल का जो है ना वो जिसको आप कह रहे हैं ना टेम्पलेट है, एक स्केल है, एक मीज़ान है, जिस पर हर हर्फ शामिल हो जाते हैं और हर जो मखरज है वो भी अदा हो जाता है। हर जो मखरज है अल्फाज़ अदा करने का जिससे आप यानी हर्फ को अदा करती हैं तजवीद में, वो भी अदा हो जाता है। यानी ये 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, फ़ाअला में, ठीक है? तो इन्होंने इसी वजह से ये दूसरी वजह हो गई, ठीक है? फ़ाअला में एक तो उमूमियत है, यानी सारे फ़ेल इसमें शामिल हो जाते हैं, सारे काम इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरा इसमें मखरज भी सारे आ जाते हैं। तीसरी वजह ये है कि इन्होंने 3 को लिया है। इन्होंने फ़ा, आइन और लाम सिर्फ़ 3 हर्फ़ को लिया है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 को ले लेते, मान लीजिए इसके साथ फ़ा, लाम के साथ कोई मीम भी ले लेते मिसाल के तौर पर, तो क्या होता? फ़ा, लाम, मीम पर यानी 4 हर्फ़ वाले लेटर्स, 4 हर्फ़ वाले लेटर्स। तो अब जब इसको मीज़ान पर हम बैठाते, तो 4 वाला तो मैच कर जाता, ठीक है? 4 वाला मैच कर जाता। 4 इधर और 4 इधर, वो मैच कर जाता। लेकिन जब आप 4 वाले को 3 से करने जाती, तो आपको फिर 1 को ड्रॉप करना पड़ता, है ना? तो फ़ा, आइन और लाम और मीम में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ता ताकि आप वो 3 वाले से मिला सकें। मैं दिखाता हूँ ये आपको, आप गौर से इसको गौर से देखें, ठीक है? अभी जो इसमें हो रहा है, इस पे गौर करें, ये क्या हो रहा है? देखें क्या हो रहा है। सबसे पहला आप अभी मैं बताऊँगा ना जब आप देखना, इसमें क्या हो रहा है। देखिए कातबा, कातबा फ़अला के इस पे वज़न पर आ गया। दहरजा फ़अलला के वज़न पर आ गया, ठीक है? देखिए ये वज़न जो है कैसे हो रहा है। पहले एक को पलड़े पर रखा जा रहा है, उसके साथ कौन-सा वाला मीज़ान मेरा मैच कर रहा है उसको रखा जा रहा है। कातबा पर एक को, इसके साथ कौन-सा मैच कर रहा है उसको रखा जा रहा है। फिर फिर कतबा को रखा गया, इसके साथ फ़अला मैच कर रहा है। फिर इसी तरह दहरजा को रखा गया ये लफ्ज़ को, इसके साथ फ़अलला, ये हम पढ़ेंगे अभी, ये फ़अलला क्यों है। लेकिन आप गौर करें फ़ा, आइन और लाम ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई एडिशनल और हर्फ नहीं है, फ़ा, आइन और लाम पर ही सारा काम हो रहा है, ठीक है? जब देखिए आप गौर करें, जब दहरजा आया तो इसमें कितने हर्फ हो गए थे? 4 हो गए थे। दहरजा में 4 हो गए थे, कि कतबा में 3 थे, तो फ़अला से मेरा काम बन गया था। दहरजा में क्या हो रहा है? 4 हो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 1 लाम और ले आएँगे। बढ़ाना आसान होता है, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ को आप बढ़ा दें, एक आपने लाम को और बढ़ा दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन यही दहरजा अगर होता औ यानी आपके पास अगर मीज़ान में 4 हर्फ होते और दूसरी तरफ 3 होता, तो आप क्या करते? यानी आपको दहरजा को से कतबा को मिलाना है मिसाल के तौर पर। दहरजा और कतबा ये दोनों एक-एक पलड़े पर रखे हैं, तो आप कैसे मैच कराते? एक पर 4 हर्फ है और एक पर 3 है, तो ये कभी भी मैच नहीं हो सकता है। इसको और भी मिसाल से इंशाल्लाह समझेंगे। थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान दें आप देंगी इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अरबी ज़ुबान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मीज़ान है, जो वज़न है, वो हमेशा 3 हर्फ पर बनता है। फ़ा, आइन और लाम पर। ठीक है? और फ़ा, आइन और लाम को लेने का अहम मकसद ये है कि इसमें उमूमियत होती है। नंबर 2 इसमें सारे मखारिज भी आ जाते हैं और नंबर 3 ये सबसे कम अदद है, जिस पर कोई भी अल्फ़ाज़ तैयार होते हैं। तो जब भी आप कोई वज़न तैयार करते हैं, तो सबसे कम वाले को लिया जाता है। अगर आप ज़्यादा वाले को ले लेंगी, तो जो कम वाले अल्फ़ाज़ हैं, वो इसके साथ मैच नहीं करेंगे और इसकी मिसाल हम देखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? यहाँ तक अगर मेरी बात अगर 80% भी समझ में आई है तो मुझे बताइएगा, अगर पूरी ना भी समझ में आए। लेकिन कुछ एक अंदाज़ा तो हुआ होगा ना आपको या बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ है? पहले वो कन्फर्म करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह।
मैं चाहिए। ठीक है। और बाकी क्लास में देखिए, हम सर्फ का पहला क्लास कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है एक-एक बात को। अच्छा, अस्मा इमरान को 80% आया, ठीक है, कोई बात नहीं। रुकैया को 40% आया है, यानी सर्फ सारा गया आज, जो भी सीखा था सब चला गया सर रुकैया का। ठीक है, अच्छा। अच्छा, और कौन है जिनको समझ में नहीं आया? तो मुझे पूछना है कि सर ये वही है क्या, सलासी मस्जिद और मुजर्रद, ये वो सब वही हम है क्या? आएंगे, वो जो अल्फाज आपने सब याद किए हुए हैं ना, वो रट्टा वाला असल में मसला हो जाता है। ठीक है, वो सुलासी मुजर्रद को सुलासी मुजर्रद क्यों कहते हैं रुकैया, आपको पता है? पता नहीं मुझे। हाँ, तो वही तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही आप समझ जाएंगी तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मीज़ान में हमेशा 3 लफ्ज़ रखेंगे। जी, मीज़ान में हमेशा मेरे 3 रूट लेटर्स ही रहेंगे। ठीक है, और अभी हम मिसाल और करेंगे इंशाल्लाह, उससे बात और वाज़ेह होगी। और फ़ेल सबसे कम वज़न में है, फ़ाला सबसे कम वज़न में है। नहीं, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एक मिसाल लेते हैं हम, ठीक है? सबसे कम वाला लेते हैं, 3 वाला, ठीक है? तो इसमें मेरे पास वज़न क्या है? फ़ा, आइन और लाम, ठीक है? फ़ा, आइन और लाम, ये मेरे तराजू के एक पलड़े पर मैंने रख दिया, फ़ा, आइन और लाम, ठीक है? ये रखा हुआ है, ठीक है? अब मैं दूसरी तरफ एक लफ्ज़ लाता हूँ, एक इस्म ला रहा हूँ, रजुलुन, 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 और मुझे दूसरी तरफ क्या रखना है? फ़ा, आइन और लाम। तो अब मुझे ये बताना है कि रजुलुन, फ़ा, आइन और लाम से किस तरह ये तैयार हुआ है। ये जो तराजू में ना मुझे यही बताना होता है कि ये जो फ़ा, आइन और लाम है, इसको मैं कौन-सी हरकतें दूँगा, ताकि ये इसके साथ बराबर हो जाएँ। रजुलुन के साथ मैं फ़ा, आइन और लाम को दूसरी तरफ रख रहा हूँ, और मुझे ये बताना है कि फ़ा, आइन और लाम को मैं कैसे रख लिखूँ कि ये रजुलुन के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो मीज़ान है ना, ये वही है। मीज़ान में एक तरफ हम फ़ा, आइन और लाम कलिमा को रखेंगे, और दूसरी तरफ उस इस्म को रखेंगे जिसके साथ हमें इसको तराजू पर तौलना है। जैसे फ़अला, जअला, नसरा, कतबा, जलसा, शरिबा। हाँ, जी। लेकिन हम हमेशा एक तरफ जो है ना पढ़ने पर फ़ा, आइन और लाम को रखेंगे, हमेशा। ठीक है? फ़ा, आइन और लाम को रखेंगे, और दूसरी तरफ जिस इस्म को या जिस फ़ेल को हमें तौलना है, उसको रखेंगे। आप ये सोच लें कि ये एक तराजू है। ये एक तराजू है, जिसके एक पलड़े पर आपने रजुलन को रखा है, और एक पलड़े पर आपने क्या रखा है? अच्छा, अब 1 मिनट रह गया, क्लास दोबारा जॉइन कर लीजिएगा अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो। ठीक है? और दूसरे पलड़े पर क्या रखा है हमने? फ़ा, आइन और लाम कलिमा को लिख रखा है। फ़ा, आइन और लाम। अब आपको मुझे बताना है कि फ़ा, आइन और लाम कलिमा को हम किस तरह लिखें? कि या क्या तराजू पे हम इनके साथ करें कि ये रजुलन के बराबर हो जाए? तो आप मुझे कहेंगी कि फ़ा को आपको ज़बर देना होगा, ताकि ये रा के साथ मैच करे। ठीक है? आइन को आपको पेश देना होगा, ताकि आप जीम के साथ ये मैच करे, और लाम पर आपको 2 पेश देना होगा, ताकि ये इस लाम के साथ मैच करे। तो ये मिलाकर किस तरह बन गया? सॉरी, किस तरह बन गया ये? ये फाउलुन। फ़ाउलुन।